नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आज आप सबों को हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक संपूर्ण जीवन छात्रों के कल्याण में, समाज के निर्माण में लगाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जिले के अभिभावक, चिंतक, विचारक, लेखक और एक्स प्रिंसिपल SBSS कॉलेज बेगूसराय और वर्तमान में प्रदेश के जिलाध्यक्ष सीताराम प्रभंजन जी से। जी आइए मिलते हैं और जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में क्या है आज के समाज की हकीकत, क्या कुछ समाज में बदलाव हुए हैं और कैसे पुनः एक सुंदर भारत का निर्माण हो सकता है। सर्वप्रथम सर, केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सर मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई है। सर ऐसे तो एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक स्वतंत्र लेखक के रूप में, रचनाकार के रूप में सभी आपको जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन के संघर्ष के दिन, अपने बचपन की कुछ यादें, जहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे एक बचपन की दुनिया से निकलकर अपने संघर्षों को झेलते हुए आप प्रिंसिपल तक के ओहदे पर पहुँचे, उसके बाद आप प्रदेश के जिलाध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा अपने जीवन संघर्ष की गाथा हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, मैं एक साधारण किसान का लड़का हूँ। मैं जब तक हाई स्कूल और कॉलेज में रहा, रात में पानी पटाता था खेत में और सुबह मैं स्कूल या कॉलेज जाता था। मैं सब दिन मेहनत करके आगे बढ़ा। दूसरी बात, मेरे पिताजी सामान्य किसान थे। बहुत सामान्य तो नहीं थे, लेकिन सामान्य थे। कुछ करते नहीं थे, लापरवाह या आलसी टाइप के थे। गांव में उनको बहुत लोग मानता था और सरपंच भी 10-12 साल तक रहे। घर के लिए वो कुछ सोचते नहीं थे। सर आपका गांव कहाँ है सर? पवड़ा। सर जैसा कि आपने कहा कि पबड़ा, तो सर जो पहले की जो ग्रामीण परिदृश्य होता था, ग्रामीण जो माहौल होता था, जो समाज होता था हमारा, क्या लगता है आज वो समाज हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले हम लोग गांव में रहते थे, चाय तो नज़ारत था, चाय की बात तो हम लोग सोचते भी नहीं थे। सादा खाना खाते थे और चोकर मिला हुआ आटा, उसकी रोटी खाते थे। घर की सब्जी खाते थे, बाज़ार से मतलब कम रखते थे और मेहनत से स्कूल कॉलेज जाते थे। हमने कर्तव्य पर ज़्यादा भरोसा किया। बहुत सर आपने जैसे कि आप काफ़ी भावुक हो गए हैं पुराने बचपन के दिनों को याद करके। सर जैसे मैंने संघर्ष की बात कही, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी एक साधारण किसान थे, तो फिर सर इस कितना आसान तो नहीं रहा होगा, कितना मुश्किल आया हो सर आपको इस अभी जहाँ जिस पद पर हैं यहाँ तक पहुँचने में? मुझे आसानी दिक्कत कहीं नहीं हुई। हमको अपने कर्तव्य पर हमेशा भरोसा रहा, आज भी है। मैं पढ़ता था और मेहनती लड़का था। हमको स्कूल के शिक्षकों का सहयोग मिलता रहा। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, MA तक में मुझे शिक्षक लोग कॉलेज में PG में भी अपनी किताब लेकर के देते थे। पढ़ते, नोट हमारा पढ़ देखते सुनते थे। हम मेहनती सब दिन से रहे। दुर्भाग्य से हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके। हम बढ़ना चाहते थे। हमारा संपर्क भी कुछ श्रेष्ठ साहित्यकारों से, विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों से था, लेकिन हमारी कठिनाई यही थी कि मैं 4 बेटी का बाप था और मैं चाहता था कि बेगूसराय में ही रहकर अपनी बेटी की शादी करूं, ताकि कहीं बाहर जाऊंगा। जैसे अशोक वाजपेयी जी मुझे वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में नियुक्त करना चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसी गलती आप नहीं कीजिए। मुझे 4 बेटी की शादी करना है और कहीं बाहर चले जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति मुझे दूसरे ढंग से विवश करेगी। हो सकता है मैं अपने मिशन में विफल हो जाऊं या एक समान चारों बेटी की शादी नहीं करूं।
तो मैं बेगूसराय में ही अस्थिर हो गया, नहीं तो मैं दूसरे विश्वविद्यालय में भी जा सकता था। दूसरी बात कि मैं जहाँ रहता हूँ अस्थिर होकर के रहता हूँ। एक समय था जब जीडी कॉलेज का अखिलेश्वर बाबू, बालेश्वर बाबू से संपर्क था, तो वे चाहते थे कि जीडी कॉलेज यह हिंदी विभाग में आवे। हम जब एमए की पढ़ाई शुरू हुई तो 2 साल हम पढ़ाने के लिए भी गए, लेकिन हम वहाँ भी अपनी नियुक्ति अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाए, इसलिए कि बदलाव ठीक नहीं है। यहाँ हमारी एक संगति बन गई है, छात्रों का भी एक समन्वय हो गया है, इसलिए मैं कहीं जाना नहीं चाहा, अस्थिर बन के रहना चाहा। सर जैसा कि आप, मैंने देखा है क्योंकि मैं भी आपका छात्र रहा एसबीएस कॉलेज में जब आप प्राचार्य पद पर थे। सर मैंने देखा कि हर तबके के लोग, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, गैर शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी से आपका बहुत ही मिलनसार स्वभाव था। आपने सबको, जो कुशल प्रशासक का गुण है वो सब आप में था। तो क्या सर शुरू से बचपन से ही आप जो है प्राचार्य बनना चाहते थे, प्रिंसिपल बनना चाहते थे? देखिए, यह संयोग की बात है कि मैं 2-3 साल पहले बन जाता अगर मैं रिश्वत देता। मैं अपने महाविद्यालय का पहला शिक्षक हूँ जो 2 बार, एक बार एडहॉक प्रिंसिपल और एक बार प्रिंसिपल के रूप में बिना किसी तरह का घूस पेच दिए नियुक्त हुआ, बिना किसी पैरवी का। बिना किसी पैरवी का नियुक्त हुआ। कि हर तबके के शिक्षकों से हमारा संपर्क था, लेकिन जहाँ जो बातचीत होती थी उसको वहीं छोड़ देते थे, यहाँ की बात वहाँ नहीं करते थे, इसलिए हर वर्ग के लोग हमको जानते थे। सर मैं चूँकि एक प्राचार्य के रूप में नहीं, अभी एक अभिभावक के रूप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कॉलेज का जो माहौल दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, जो शिक्षा का एक माहौल होना चाहिए, आज कॉलेज का वो माहौल रहा नहीं, जिसके कारण जो कॉलेज की गरिमा थी उसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं हैं। खास करके छात्र और उनके अभिभावक कॉलेज के प्रति वो उतने आकर्षित रहे नहीं जितना निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति वो आकर्षित हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसका 2 कारण है। एक कारण तो सरकार है। शिक्षक सही रूप में अगर पता कॉलेज में देखिएगा तो 50% से भी कम शिक्षक हैं महाविद्यालय में। किसी विषय में शिक्षक हैं ही नहीं। एक शिक्षक इंटरमीडिएट से लेकर डिग्री 3 तक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ावेंगे, कितना क्लास होगा? एक यह कठिनाई। दूसरी कठिनाई क्या है कि सत्र नियमित नहीं रहता है। सत्र नियमित नहीं रहने के कारण लड़के अव्यवस्थित हो जाते हैं। और तीसरा कारण यह है कि सरकार की नीयत, विश्वविद्यालय की नीयत साफ नहीं है। परीक्षा में चोरी नहीं हो रही है, सरकार चोरी रोकने में विफल रहती है। अगर सरकार रोजगार दे, अगर सरकार शिक्षा के लिए गरीबों को बढ़ावा दे तो कॉलेज में क्या कहते हैं, छात्र पढ़ने के लिए आएंगे। अभी शिक्षा में जो फीस है हर छात्र दे नहीं सकते हैं। साइंस के छात्रों को सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक पढ़ावेंगे कि प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसलिए प्राइवेट को कॉलेज की ओर या ट्यूशन की ओर छात्र जाते हैं, वहाँ उनको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, उसे पढ़ करके वे ये करते हैं। हम ऐसे शिक्षकों का, ऐसे क्या कहते हैं, ट्यूशन का संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम छात्रों के जीवन को, छात्रों की प्रतिभा की तो रक्षा हुए कर रहे हैं। सर आपने ये बिल्कुल सही कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं, उनका ज्ञानवर्धन हो रहा है, लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं निजी शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा को एक बाजार बना दिया है। इससे भी हम आप मना नहीं कर सकते। यह सही बात है, बाजार बना दिया है। आप यह कहिए मनुष्य का जीवन स्तर कितना उन्नत हो गया है। एक सामान्य आदमी के लिए आलू प्याज बहुत कठिनाई से मिल रहा है, वे ठीक से आलू या प्याज भी नहीं खा रहे हैं। तो वे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वे अगर कुछ ज़्यादा पैसा नहीं करेंगे तो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपने परिवार को चला नहीं सकते हैं। यह महंगाई जो है
यह सब बाजार बनाने के लिए विवश करी है। दूसरी चीज़, बाजार जो है जिसको विश्व बाजार कहते हैं, इसने एक लोभ की प्रवृत्ति जागृत कर दी है। हर आदमी कुछ न कुछ ज़्यादा कमाने के लिए आतुर है, और इसका नतीजा क्या होता है, आदमी कर्म के स्तर से लेकर विचार के स्तर तक भटक जाता है। वह अपना जो मानवीय उद्देश्य होना चाहिए उसको छोड़कर व्यवहारिक जीवन की ओर जाता है कि इस काम में 2 रुपया ज़्यादा होगा, उस काम में नुकसान ज़्यादा होगा। यानी शिक्षण संस्थान भी लोभ लाभ की दृष्टि से चल रहे हैं। यह उनकी एक व्यवस्था भी है और बाजार का दुष्प्रभाव भी है। सर, चूंकि आप हिंदी से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं और हिंदी विषय भी रहा है आपका, काफ़ी मन भी लगाता रहा आपने हिंदी में। मुझे भी याद है कि जब मैं साहित्य से रुचि रखता था तो आप मेरा काफ़ी मुझे बढ़ावा देते थे। सो हिंदी को लेकर सर, चूँकि आपको नहीं लगता कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है यह कहना गर्व की बात होती है, और मेरी हिंदी अच्छी नहीं है यह कहना शर्म की बात होती है? कहीं ना कहीं हिंदी के साथ छल होता जा रहा है या हिंदी को पीछे धकेला जा रहा है? अब आपको सही बात कहते हैं। हिंदी के प्रति शुरू से ही, जब से भारत के संविधान की स्थापना हुई, संविधान के अनुसार लोकतंत्र चलने लगा, तब से हिंदी के प्रति दुर्भाव रहा। 10 साल बीत गया फिर भी हिंदी आ गई। यह जो नई सरकार आई है यह संस्कृत का नाम लेती है, लेकिन यह भी अंग्रेजी परस्त हो गई है। और विश्व बाजार का जो दबाव है, वह दबाव कुछ विज्ञापन के कारण, कुछ उच्च शिक्षा के कारण हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी के लिए है। तो अंग्रेजी का वर्चस्व टेक्नोलॉजी से लेकर के उच्च ज्ञान तक में बढ़ गया है। इसका कारण यह नहीं है कि हिंदी कमज़ोर है, इसका कारण यह है कि जो भारतीय विद्वान हैं, अंग्रेजी भले अंग्रेजी से पढ़ के आए हैं, हो सकता है वो तमिलनाडु के हैं, वो किसी राज्य के हों, उनकी अपनी मातृभाषा तो उनके लिए, उनके ज्ञान के लिए सुलभ है, उसमें वे पढ़ाना गौरव की बात नहीं समझते हैं। हिंदी प्रदेश के शिक्षक जो इतर विषय के शिक्षक हैं, वे भी हिंदी में अपने विषय को पढ़ाना गौरव की बात नहीं समझते हैं। आज हिंदी प्रदेश के लोगों में या भारतीय लोगों में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव का अभाव हो गया। और यही कारण है कि सामान्य वर्ग का जो लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है, जो अंग्रेजी नहीं जानता है, जो अपनी अंग्रेजी को दुरुस्त नहीं कर सकता है, वह हिंदी के माध्यम से उच्च बहुत तेज लड़कों से के बराबर हो सकता है, उसको यह अवसर नहीं मिल रहा है। भारत में एक असंतोष का कारण यह है कि प्रतिभा कुंठित हो रही है, प्रतिभा को पीछे धकेला जा रहा है। इसका कारण अंग्रेजी के प्रति हिंदी प्रदेश या भारत के अन्य भाषा भाषियों की जो अपनापन होना चाहिए, आत्मगौरव होना चाहिए, वह आत्मगौरव नहीं मिल रहा है। उस आत्मगौरव से माने क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी या मातृभाषा, जो विभिन्न मातृभाषाएं हैं, वह वंचित रह रही है। यह सबसे दुखद बात है, और इसीलिए हम अपने आत्मगौरव को और हम अपनी संस्कृति को भी पीछे धकेल रहे हैं, पीछे पड़ते हुए देख रहे हैं। हमें अपने को गौरवान्वित करने का यह जो एक संकल्प होना चाहिए वह छोड़ दिया है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदी और संस्कृत, चूँकि संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी है, हमारी भाषाओं की माँ है, हम सब इसी से, हम सबको आत्मगौरव होना चाहिए, सम्मान है हमारा इनके प्रति। सर, मैं बात करता हूँ, चूँकि जैसे भाषा के आपने जिक्र किया, आप गांधीवादी दर्शन से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, आपने हमेशा लिखा भी है, कई पुस्तकें, कई रचनाएं लिखी हैं आपने। जिस आदर्श, चूँकि मैं इसलिए क्योंकि आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, आपने समय को बदलते देखा है, तो क्या लगता है सर, जिस आदर्श भारत का निर्माण का सपना हमारे राष्ट्रपिता ने देखा था, क्या वो सपना आज साकार होता दिख रहा है? अब एक बात आपको कहते हैं कि जब आप आगे बढ़िएगा तो पीछे को कुछ छोड़िएगा भी, बहुत जिद्दी बनिएगा तो पीछे रह जाइएगा। गांधी ने कहा कि सत्य का आग्रही सदा रूढ़ि का अनुगामी नहीं होता। यह गांधीवाद का सबसे विकासशील सिद्धांत है कि आप रूढ़िवादी नहीं रहिए। जब समाज बढ़ रहा है, यंत्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। अगर आप भारतीय भाषा के माध्यम से आप
भारतीय दृष्टिकोण से उसका लाभ लीजिएगा तो गांधीवाद जिंदा है, गांधीवाद आपके साथ है। अगर आप किन्हें पश्चिमी तकनीक को पश्चिमी तकनीक की तरह ही भारत में उपयोग कर रहे हैं तो गांधी पिछड़ रहा है और यह दृष्टि आज बढ़ती जा रही है। इसलिए गांधीवाद में जगह जगह खतरा हो रहा है। पुराने लोग गांधी का नाम लेते हैं, नए लोग गांधी के संबंध में जानते भी कम हैं और गांधी को पढ़ने की बात ही छोड़ दीजिए। सर चूंकि जिस सर्वहारा समाज की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, एक स्वतंत्र रचनाकार के रूप में, एक स्वतंत्र लेखक के रूप में आपको क्या लगता है, ये सच है? यह एक छलावा है। वर्तमान समय में हम निजीकरण के दौर में जा रहे हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, निजीकरण के दौर में है। इसलिए सबका विकास नहीं, सबके हिस्से का विकास उन निजीकरण वाले को, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, क्या कहते हैं, पूंजीपति हैं, उनको मिल रहा है। मध्यम वर्ग से लेकर के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ये ललायत दृष्टिकोण से इस नारा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निराशा का अनुभव करते हैं या स्वप्न भी देख रहे हैं कभी न कभी यह नारा सच होगा, इस आशा में ललायत हैं। लेकिन यह एक भ्रम की स्थिति है। भारत एक भ्रम से दूसरे भ्रम की ओर जा रहा है। हकीकत मध्य वर्ग और गरीब वर्ग जो जानती है, वर्ग जो जानता है, उसको राजनीति में रहने वाले नहीं जानते हैं, चाहे गरीब घर के हों चाहे मध्य वर्ग के हों, क्योंकि उनकी व्यवस्था है जो उनका शीर्ष पॉलिटिशियन है उनके अनुसार चलने की। इसलिए वर्तमान राजनीति से सर्वांगीण भारत के विकास को, यानी जिससे सबका विकास, सबका जो कहते हैं, यह संभव नहीं दिख रहा है। हम संभव नहीं दिख रहा है। सर जो सरकार की बात आप कर रहे थे, निजीकरण की ओर आपका इशारा था, सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है, नई शिक्षा नीति। मतलब इतने वर्षों के बाद, लगभग 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है सर। तो इस नई शिक्षा नीति को लेकर एक शिक्षाविद के रूप में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यह शिक्षा नीति विभाजित करती है। टेक्नोलॉजी की शिक्षा अर्थहीन व्यवस्था में, गरीबी की स्थिति में संभव नहीं है। सरकार एक ओर गरीबी का विकास कर रही है, दूसरी ओर नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। जब तक हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होंगे, जब तक हमारे देश के कम से कम मध्य वर्ग भी संपन्न नहीं होंगे, तब तक नई शिक्षा नीति एक नारा बनकर रह जाएगी। हम आपको कहते हैं कि कितने स्कूल में कंप्यूटर हैं, कितने स्कूल में कंप्यूटर हैं तो पढ़ाने वाले कितने हैं? लड़के की संख्या के अनुसार कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था कोई है? कुछ कहीं कुछ नहीं है। घोषणा 1 साल पूर्व हुई है और आज तक दिखाई नहीं देती है। जो सरकार 1 साल तक किने से नहीं कर रही है, वह छात्र जो 1 साल में उसका लाभ लेता, वह कहाँ जाएगा? उसकी क्या स्थिति होती? लोग नारा देते हैं, यथार्थ और ज़मीन पर उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं जो ज़मीन कम देखती है और ऊंचाई ज़्यादा पहचानती है। सर चूँकि आपने बिल्कुल, मैं जैसे भाई ने बात की, आपको जीवन संघर्ष से आप भावुक हो गए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो युवा आपको यहाँ सुन पा रहे हैं, चूँकि युवा जो है, भारत युवाओं का देश है और युवाओं में काफ़ी संभावनाएं हैं। कल का भविष्य भारत के निर्माता वही हैं, कर्णधार हैं वो भारत के। लेकिन आज युवाओं में जो भटकाव हुआ है, यूँ कहे कि युवा अपने उद्देश्य से दूर होता जा रहा है, इसका क्या कारण है और कैसे उनको पुनः राष्ट्र और समाज से जोड़ा जा सकता है? इसका 2 कारण है। सबसे बड़ा कारण आर्थिक है, बेकारी है, बेरोजगारी है। अगर युवाओं को काम मिल जाए तो वे भटकेंगे नहीं, वे दूसरी दिशा की ओर नहीं जाएंगे। चूँकि आज के युवा बेकारी की स्थिति में हैं, अपने भविष्य को देख नहीं रहे हैं, इसलिए 2 पैसे के लोभ में, संगति का लाभ लेने के दुर्योग में कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हैं। सब जगह हमारी व्यवस्था है, हमारी अव्यवस्था है कि हम उस ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज कोई भी देश जब तक आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा, तब तक वह नई शिक्षा नीति,
तब तक वह नए एम्बिशन की ओर नहीं जाएगा। जो युवाओं में भटकाव भारत में है, विश्व के किसी देश में इतनी अधिक संख्या में भटकाव नहीं है। इसका कारण आप ज़मीनी तौर पर देखें, राजनीतिक तौर पर नहीं देखें, ज़मीनी तौर पर देखें कि ज़मीन पर जो नई शिक्षा नीति है, जो नई आर्थिक व्यवस्था है, वह छात्रों को, ये नए लोगों को क्या लाभ दे रही है। अगर यह आप ज़मीनी तौर पर देखेंगे तो सब खोखला लगता है, सारी माने आशाएं निराशा में ढलती जा रही हैं। यही भारत का यथार्थ है। तो मतलब युवाओं को कैसे समाज और राष्ट्र के साथ जोड़ा जाए? युवाओं को जोड़ने का एक उपाय है कि युवाओं का कहा जाए कि आप स्व उद्योग में लगें, आपके अपने संसाधन का, अपने हाथों का, अपने दिमाग का उपयोग करें और उस उपयोग का लाभ लें। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको बतलाता हूँ। मैं गाजियाबाद में सुबह में टहल रहा था। मेरा जूता का वो जो तल्ली का जो भाग होता है, उसका सारा चीन उखड़ गया था। मेरी कठिनाई यह थी कि मैं किसी को पहचानता नहीं था। किसे पूछता तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक चाय की दुकान आई। फिर मन में सोचा कि चाय नहीं पियेंगे तो कहेगा भी नहीं, कहाँ जाएं क्या करें। उसकी चाय पी और पूछा कि देखो भाई ऐसे ऐसे हो गया। कहा कि थोड़ी दूर आगे बढ़िए, मिल जाएगा। वहाँ गए तो एक लड़का था जो जूता ठीक करता था। वह सही में चमार था और सुयोग की बात है, वह बिहार के सहरसा जिला का नवयुवक था। जब सी दिया, जब पैसा उसको दे रहे थे तो वह कहा कि आप बिहार के हैं। कहले तुम कैसे जानते हो? तो हम लोग की भाषा आप बोलते हैं। कहले तुम कहाँ का है? तो मैंने सहरसा का है। कहा है तो कहा क्या करते हो यहाँ? तो कहा कि कुछ नहीं, सुबह और शाम में हम किन्हीं से जूता सीते हैं, जूता ठीक करते हैं, और दिन में हम स्कूल कॉलेज करते हैं। तो इस तरह छात्र अगर मान लें कि हमको अपना उद्योग अपना करना है, अपना विकास अपने हाथ के माध्यम से करना है, और ऐसा सहयोग देने वाला एक माहौल बन जाए, तो हम एक नए भारत, एक युवा भारत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यह माने वातावरण बन नहीं रहा है। आज युवा राजनीति में चले जा रहे हैं, संगीत नाट्य में बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह की भावना को तैयार करने के लिए एक माहौल बनना चाहिए, और वह माहौल सामाजिक संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों से होना चाहिए। लेकिन आज सामाजिक संगठन भी बिखर गए हैं। सांस्कृतिक संगठन थिएटर की तरह प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, अभिनय में विश्वास करते हैं, निर्माण में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए किसको माने बुरा कहा जाए, किसको भला कहा जाए? भला तो यही है कि जो छात्रों को कहे, नवयुवकों को कहे कि स्व उद्योग में लगो, जो काम तुम देखो उसमें लग जाओ, तुम्हारा भविष्य उसी में बना हुआ है। जी जी, बहुत सुंदर आपने कहा कि निश्चित रूप से युवाओं को स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सर, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम रचनाओं का, तो उसकी बातें हमने आपसे की। हम सभी एक नए मुद्दे की बात आपसे कर रहे हैं सर। जैसा देश में एक माहौल बना हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, क्या लगता है, क्या सच में आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं? क्या लोगों के इस अधिकार का हनन हो रहा है? देखिए, यह सत्ता विरोधी बयान है। अब आप एक रचनाकार के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा। रचनाकार के रूप में ही कहना चाहता हूँ कि अब एक बात आपसे बतला देते हैं, पढ़ते लिखते आप भी हैं। 1 गुना 2 होता है ना? 1 गुना 2 2 हो गया। यह विभाजन हुआ, और 1 को 1 से घटाइएगा, यह भी विभाजन हो गया। तो हमारे समाज में अभी विभाजन की प्रवृत्ति ज़्यादा है, जोर की प्रवृत्ति नहीं है। यानी हम एक बने रहें, एक हैं, एक रहें, यह प्रकृति नहीं रह गई है। नतीजा क्या है कि आप सहमत देखना चाहते हैं, असहमत को नहीं देखना चाहते हैं। आप विभाजन चाहते हैं और विभाज्य समाज नहीं चाहते हैं। आप समाज को हिंदू और मुसलमान में देखना चाहते हैं। आप समाज को पूरे एक स्वरूप में, जैसे पहले था वैसा देखना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि असहमति ऐसे लोगों के विरोध में खड़ा हो जाती है। गांधी जी भी
असहमत को इज्जत देते थे। सावरकर से 2 बार मिलने गए थे गांधी जी, सावरकर से 2 बार मिलने गए थे, एक बार इंग्लैंड में, एक बार महाराष्ट्र में। जबकि सावरकर और दोनों मतलब 2 प्रकृति के, 2 धारा के, 2 ही थे। तो असहमति इसको कहते हैं, हम एक रहें। आप असहमत हैं तो हम यह समझें कि आपके अंदर भी एक विचार है, आपके प्रति हमारा आत्मगौरव जगे कि यह एक आदमी है जो विचार रखता है, स्व विचार रखता है। और आज यह है कि यह आदमी हमारे विरोध में विचार रखता है। तो यह एकाधिकार की जो भावना है, यह एकाधिकार की भावना ही असहमत को पसंद नहीं कर रहा है। भारत सहमत की ओर नहीं, एकाधिकार की ओर बढ़ रहा है। अगर सहमत की ओर भारत बढ़ेगा तो असहमत को वैल्यू देगा, क्योंकि सहमत का एक अंश है असहमत, सहमत का एक अंश है असहमत। लेकिन आप सहमत चाहते हैं, असहमत नहीं चाहते हैं, यानी मुकम्मल सहमति की ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आप में कट्टरता है। यानी कहीं ना कहीं आज दबाव काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। हम इसी दबाव में गुजर रहे हैं और एक दूसरी राजनीतिक परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं। सर, दिनकर विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है, हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है, जिसकी मांग जोर शोर से काफ़ी कुछ दिन उठी है। क्या लगता है सर आपको कि इसे कैसे संभव बनाया जाए? देखिए, इसको संभव बनाने के लिए छात्र संगठनों को, बेगूसराय के बुद्धिजीवियों को एक साथ जागना होगा। नहीं, जब मैं प्राचार्य था तो एबीपी के छात्र भी, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं एआईएसएफ के छात्र भी इस प्रस्ताव को मानते थे और कहते थे कि आपको देते हैं, आप बढ़ाइए। तो हम कभी किन्हीं से राज्य सरकार को, कभी विश्वविद्यालय को बढ़ाते थे। एक सहमति बननी चाहिए। एक सहमति बनने से क्या होगा कि सरकार पर दबाव पड़ेगी, सरकार पर दबाव पड़ेगी तो सरकार दबाव में रहती है, सरकार विश्वविद्यालय खोलेगा। सर, बिहार की जो शिक्षा विधि व्यवस्था है, गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? अब बिहार में सबसे पहले ठीक करने के लिए निर्धारित जो यूजीसी का शिक्षकों की कोटा है, संख्या है, उस संख्या को पूरा किया जाए। दूसरी बात यह है कि वर्ग व्यवस्थित हो और उपस्थिति के आधार पर छात्रों को सेंटअप किया जाए। मान लीजिए 75% है तो जो लड़का 75% पूरा किया है वही होगा। अगर 1 साल आप इसका निर्वाह करते हैं तो लड़के की संख्या बढ़ेगी पढ़ने वालों की, क्योंकि शिक्षक हर विषय में आ जाएंगे। तीसरी बात यह है कि आप परीक्षा में कड़ाई बरतिए, परीक्षा में इतनी लड़कों को छूट नहीं दीजिए कि वह दूसरे की नकल करे, जेबी में जो रखा हुआ है उसका वह उपयोग करे। आप कोई शिक्षक कमजोर नहीं होता है। छात्र जब पढ़ना चाहेगा तो शिक्षक को पढ़ाना चाहेगा, आपको याद हो या नहीं हो। जब लड़का आता था तो कहता था फलना विषय में कमज़ोर है हमारे समय में, तो हम कहते थे कि तुम कमज़ोर है इसलिए वो कमज़ोर है। तो कैसे सर हम कमज़ोर कैसे हैं, आप मन सही नहीं बोलते हैं। हम कहा कि तुम कभी सवाल करता है कि यह कैसे हो गया, यह क्यों नहीं हुआ। तुम में सवाल पैदा नहीं होता है, तुम में जिज्ञासा जगती नहीं है, और तुम कहने के लिए आ जाता है कि ऐसे वैसे। सबसे पहले तुम पढ़ो और अपने मन में एक जिज्ञासा पैदा करो, प्रश्न पैदा करो। जब तुम जिज्ञासा पैदा करेगा, प्रश्न पैदा करेगा, तब तुम तेज छात्र होगा। शिक्षक को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारे सामने वो बेइज्जत होंगे, अपमानित होंगे कि मैं शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तुम कहोगे क्या, वो स्वयं अनुभव करने लगे कि हम उसके काबिल नहीं हैं। इसलिए आप कोटा के अनुसार यूजीसी ने निर्धारित किया है हर विषय में इतने शिक्षक होना चाहिए, छात्रों की इतनी उपस्थिति होनी चाहिए और परीक्षा निर्धारित समय पर हो, सत्र निर्धारित समय पर हो। यह सब आप कीजिए, शिक्षा उन्नत हो जाएगी। शिक्षक खराब नहीं होते हैं, अयोग्य नहीं होते हैं। जो पढ़ेंगे वो बढ़िया से पढ़ावेंगे। हमें विद्वान शिक्षकों की जरूरत नहीं है, सुयोग्य शिक्षक की जरूरत है, जो लड़का को सुयोग्य बनावे, लड़का को जीवन निर्माण में सहयोग देने वाली शिक्षा दे। यह एक भ्रम पैदा किया जाता है कि बिहार में विद्वान शिक्षक नहीं है।
इस सबसे अधिक ज़रूरत है कि बिहार में सुयोग्य शिक्षक हों, छात्र पैदा करने वाले हों, और ऐसे शिक्षक बिहार में हैं। दुर्भाग्य है सरकार विषय के अनुसार, विषय के अनुपात में शिक्षक नहीं दे रहे हैं, समय पर परीक्षा नहीं होती है, नियम के पालन नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रश्न पैदा हो रहा है, पैदा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने आशीर्वचन हमारे स्टूडियो के साथ साझा किए। हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे और आपके ये वचन हमारे संपूर्ण जो भी हमारे दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से प्रेरक होंगे। और आगे भी आपका विचार हमें, हमारे स्टूडियो को, हमारे तमाम दर्शकों को, जिलेवासियों को, छात्र अभिभावकों को मिलता रहेगा। हम संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से, जो डॉक्टर रोस्टर सर ने एक मुहिम छेड़ा है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उस संपूर्ण टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन सर। अपनी ओर से रोशन जी के जो बहुत ही प्रशंसनीय या यह कहें वो स्मरणीय कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हर तरह का सहयोग देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको इस काम में सहयोग मिलता रहे, वे हमेशा उत्साहित रहें और उनके उत्साह का बेगूसराय में समर्थन मिलता रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है रोशन जी को, वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मिशन पर बढ़ते रहें। बढ़ते कदम को हम सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर।